एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अग्निवीरों से बातचीत कर सकते हैं। सभी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे अग्निवीरों से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। सेना के 3 अंगों में इस साल से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम अग्निवीरों से बातचीत करेंगे जो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोमवार को ये बातचीत हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उनसे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 स्टेशनों पर रुकेगी। पीएम मोदी ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरी बड़ी तैयारियों को लेकर सिकंदराबाद पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम की जो नई सर्विस है वंदे भारत की, सुबह 10:30 बजे इनॉग्रेट करेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सफर और आसान हो जाएगा। तेलुगु स्पीकिंग दोनों राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाली ये ट्रेन कल्चरल यूनिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और ये ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की नई सौगात देंगे जो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम को जोड़ेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी और करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी, जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगी, जो राजमुंद्री, विजयवाड़ा, खम्मम और वारंगल से गुजरते हुए विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश में इस वक्त कहां-कहां पर चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चल रही है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन, जिसमें यात्री सफर करते हैं। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक भी ये ट्रेन जाती है, ताकि जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंच सके, श्रद्धालु हैं वो पहुंच सके। गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में ये तीसरी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका परिचालन किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली से ही अंदौरा तक के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई जाती है। स्वदेशी तकनीक से इसे बनाया गया है। इसके अलावा चेन्नई से मैसूर के बीच में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नागपुर से बिलासपुर के बीच में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलती है। इसके अलावा अब से कुछ दिन पहले ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में भी इस सेवा की शुरुआत की गई, जिसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पथराव और फायरिंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के मुंडाली कस्बे का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है और दोनों पक्षों के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी साइड लगाने को लेकर विवाद हुआ और एक पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई। क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में गाड़ी को साइड लगाने के बाद पथराव हुआ और एक पक्ष ने उसमें फायरिंग भी की है। हमारे द्वारा दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतियात के तौर पर मुंडाली कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में फुटबॉल मैच के दौरान खेल का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। 2 टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की और कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करते दिखे। इस मारपीट में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी घायल हुए। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने बड़ी मशक्कत करके दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को शांत कराया। बताया गया कि मैहर में फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान मद्रास की टीम के खिलाड़ी से हैदराबाद की टीम के खिलाड़ी को धक्का लग गया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। इस विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और वहां अफरा तफरी मच गई। झगड़ा खत्म होने के बाद खिलाड़ी मैदान पर लौटे, लेकिन दोबारा खेल शुरू होने से पहले मैच रेफरी ने दोनों टीमों को रेड कार्ड दिखाकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और थोड़ी ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया।
और देखते ही देखते आग की लपटों में पूरी फैक्ट्री धू कर जलने लगी। चंद मिनटों में धुएं का गुबार आसमान में दिखाई देने लगा। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन भीषण आग में पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग में किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति के नुकसान का दावा किया जा रहा है। अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हुई। बताया गया कि ये फैक्ट्री कोल्हापुर में गोकुल के शिरगांव इलाके में मौजूद है। उधर बिहार के दरभंगा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहर के बीचों बीच बने टाउन हॉल परिसर में अचानक आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दी। देखते ही देखते आग ने पूरे प्रदूषण केंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से प्रदूषण केंद्र में रखे सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 बार जो विस्फोट हुआ है सिलेंडर का, उस वजह से कई लोग अपने घर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अभी नियंत्रण में है। जिस वक्त आग लगी उस समय प्रदूषण केंद्र में कोई नहीं था और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी ने धीरे धीरे भीषण आग का रूप ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 लड़कों का हथियार लहराने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि बिना लाइसेंस के हथियार लेकर वो सड़क पर घूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर डाला वो वायरल हो गया। वीडियो में जहां एक लड़का हवा में हथियार लहराता दिखा तो वहीं दूसरा उसकी इस हरकत पर उसे विक्ट्री साइन बनाकर उसका साथ देता दिखाई दिया, जबकि उनके बाकी साथियों ने सड़क पर उनकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जिसे उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है, लेकिन फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। इधर इस बीच घाटी में भारी बर्फबारी से वहां आने वाले सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं और उनकी इस खुशी में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है सेब का बाग, जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वहां आने वाले सैलानियों ने पहली बार पेड़ पर लगे सेबों पर बर्फ जमी देखी। कुछ सैलानी बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे तो कुछ पेड़ों से सेब तोड़ते नजर आए। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने ऐसा नजारा देखा। सर्दियों में तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, सर्दियों में भी जरूर है। सेब का ये बाग पहलगाम रोड पर है, जिसके खूबसूरत नजारे ने सैलानियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया। बताया गया कि खासकर पर्यटकों की वजह से ही बाग के मालिकों ने इन सेबों को अभी तक नहीं तोड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से बर्फीले तूफान का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सरबल इलाके में MIL की एक वर्कशॉप चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। बर्फीला तूफान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वर्कशॉप चपेट में आ गई। वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया। वो बर्फीले तूफान से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए तो कुछ लोग मोबाइल फोन में कुदरत के कहर का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। कुछ देर तक तूफान वर्कशॉप से टकराया तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहाँ मौजूद लोग वर्कशॉप के अंदर छिप गए। इसी दौरान कुछ लोग दूसरी तरफ से भागकर आते दिखे। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से वर्कशॉप को मामूली नुकसान जरूर पहुंचा। बर्फीले तूफान के गुजर जाने के बाद वर्कशॉप के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। कुछ लोग तूफान के बाद के मंजर को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। बताया गया कि गुरुवार को परियोजना स्थल के पास बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री हर्षल में भारी बर्फबारी होने की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से बॉर्डर तक सड़क का संपर्क कट गया है। बीआरओ की टीम मशीन की मदद से सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है। वहीं इलाके में लंबे समय बाद बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद सड़क पर मोटी सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। ऐसे में बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया है और वहां मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर में सड़कें ढक गई हैं। ये तस्वीरें डोडा जिले के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां बर्फ में सड़कें गायब हो गई। जहां तक नजर दौड़ाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दिया, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया, जिसको देखते ही स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर मशीन की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर श्रीनगर से भी आई, जहां भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। मशीन की मदद से बीआरओ की टीम जगह जगह बर्फ हटाकर रास्ता साफ करती नजर आई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो रही बर्फबारी को लोग जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
सेना के जवान भी इसमें पीछे नहीं हैं। शोपियां में तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती की। सीआरपीएफ के जवान यहां बर्फीले मैदान पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए। स्नोफॉल के बीच जवानों ने वॉलीबॉल के खेल का आनंद लिया। पूरा मैदान बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है और जवान खेल का आनंद ले रहे हैं। सीआरपीएफ ने जवानों का ये वीडियो शेयर किया है। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी के बीच नई मुसीबत उस वक्त सामने आ गई जब वहां मारवा को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिरता दिखा। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का ढेर सड़क पर आने की वजह से मारवा जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर कई गाड़ियां फंस गई। जिस वक्त पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ से दूर हट गए। उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया। बर्फबारी के बीच पहाड़ दरकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबत को दोगुना कर दिया। ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मंदिर के बाहर हाथियों की पूजा करते दिखे। मंदिर के बाहर 3 हाथियों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाकर खड़ा किया गया था, जिनका पहले गृह मंत्री ने तिलक किया और फिर उनकी आरती भी उतारी। मंदिर के बाहर हाथियों की पूजा करने के बाद अमित शाह ने उन्हें अपने हाथों से केला भी खिलाया। इस दौरान अमित शाह का परिवार भी वहाँ मौजूद था। इससे पहले अमित शाह ने मंदिर में परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती और पूजा की। सूर्य के उत्तरायण होने पर पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा की। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जीरकपुर में हुए एक एनकाउंटर में गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा को गिरफ्तार कर लिया है। युवराज पर एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या का भी आरोप है। गैंगस्टर जोरा जीरकपुर में एक होटल में गलत पहचान के साथ रह रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन युवराज ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल बरामद की है। एक आइडेंटिटी रमजान मलिक दी बना के बंदा इत्थे रह रहा सी। इनू वार्न किया गया AIG साहब वालों ते सारी टीम वालों ते भी तू सरेंडर करने वास्ते। इन्हें जवाबी उहदे च पुलिस ते पहला एक फायर किया। जवाबी फायर दे विच जिहड़ी AGTF की टीम ने जदों वो भी बंदा इंजर्ड होया और जिन्हों के शिफ्ट कर दिता गया हॉस्पिटल। जीरकपुर के अंदर एक इनकाउंटर जो है पुलिस की ओर से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से किया गया है, जिसमें जो गैंगस्टर है वो जख्मी हुआ है। 2 से 3 गोलियां जो हैं वो बताई जा रही है कि लगी हैं और ये वो होटल है जहां पर वो गैंगस्टर मौजूद था। ढकोली जीरकपुर के अंदर पड़ने वाले इस होटल एल्प्स में गैंगस्टर आ जाया था। रिजवान मलिक के नाम से फेक ID बनाकर यहाँ दाखिल हुआ, कमरा लिया गया और उसके बाद जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिसकी अगुवाई AIG संदीप गोयल कर रहे थे, साथ DSP विक्रम बराड़ मौजूद थे। यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं पुलिस स्टेशन ढकोली के वो साथ मौजूद थे और टीम की ओर से 1 से 1.5 घंटा इस ऑपरेशन में लगा। अंदर दाखिल हुए, उसके बाद दरवाज़ा तोड़कर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अंदर दाखिल होती है। 105 नंबर कमरा इसी होटल का जहाँ पर वो गैंगस्टर मौजूद था। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक मकान से हथियार भी बरामद किए।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जहांगीरपुरी के आतंकी कनेक्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया। टीम ने भलसवा डेयरी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। कुछ दिन पहले स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके से जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ याकूब और नौशाद को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में जानकारी मिली कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने एक आदमी का कत्ल करने के बाद उसका वीडियो अपने हैंडलर्स को पाकिस्तान भेजा था। खालिस्तानी आतंकी अर्श जल्ला से दोनों के कनेक्शन सामने आए हैं। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने एक आदमी का कत्ल करके उसका वीडियो अपने हैंडलर्स को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि अपने काम का सबूत दे सके। अब फॉरेंसिक टीम की मदद से भलसवा के उस घर से खून के नमूने इकट्ठा किए गए। भलसवा डेयरी इलाके का ये वही घर है जहां पर कि कल देर रात स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और यहां से खून के नमूने बरामद किए गए हैं। आतंकी के दोनों मददगार भलसवा डेयरी इलाके में एक घर रेंट पर लेकर रह रहे थे। आरोप है कि गिरफ्तार जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से और नौशाद के तार आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़े हैं। अब स्पेशल सेल ये पता करने में लगी है कि दोनों आरोपियों ने कब वारदात को अंजाम दिया और किस आदमी का कत्ल किया गया। हरिद्वार के सिडकुल इलाके के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो शराब के नशे में धुत हंगामा करते दिखाई दिए। पीसीएस अधिकारी गिरधर रावत का हंगामा करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो बार बार लड़खड़ाते दिखे। वीडियो स्थानीय सोसाइटी के एक आदमी ने बनाया। आरोप है कि गिरधर रावत शराब के नशे में सोसाइटी में चल रहे लोहड़ी के कार्यक्रम को बंद कराने पहुंचे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने कार्यक्रम को बंद कराने के लिए लोगों से बदसलूकी की। ये है मिस्टर गिरधर रावत और यहाँ पर ये इनसे चलने की पोजीशन में नहीं है और हमारा यहाँ पर दीप गंगा सोसाइटी में लोहड़ी का फंक्शन चल रहा है और उसको रुकवाने की बात कर रहे हैं। गिरधर रावत की हरकतें देखकर त्योहार मना रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उन्हें घेर लिया और धक्के देकर सोसाइटी से बाहर निकाला। इस दौरान नशे की हालत में गिरधर रावत कई बार गिरते गिरते बचे। लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेरठ में एक बार फिर तेंदुए की एंट्री से दहशत फैल गई। कीर्ति पैलेस इलाके में तेंदुए की चहलकदमी करती तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें एक तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करता दिखा। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में तेंदुआ रिहायशी इलाके तक आ पहुंचा। तेंदुए की आहट से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई। मेडिकल थाना क्षेत्र के कीर्ति पैलेस कॉलोनी के पास तेंदुए की चहलकदमी देखी गई थी, जिसके निशान पास की जमीन पर भी देखे गए। इससे पहले भी मेरठ के कई इलाकों में तेंदुए की दस्तक देखने को मिली है, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम एक भी तेंदुए को पकड़ नहीं सकी, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी धू-धू कर जलती मोटरसाइकिल की ये तस्वीरें वाराणसी जिले के रामनगर इलाके की है। यहाँ पर पहले 2 गुटों के बीच जमकर लाठियां चली। मारपीट के सामने आए वीडियो में करीब आधा दर्जन लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में लाठियां भी थी और ये लोग एक लड़के को पीटते दिखे। देखते ही देखते दूसरे गुट के लोगों ने मौके पर खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। मारपीट और आगजनी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है, जिसको लेकर दोनों आमने सामने आ गए। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर भाग निकले। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बार फिर प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। भूमाफिया संजय सिंगला के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और उसके अवैध रूप से बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के सामने आई तस्वीरों में बुलडोजर एक बड़े कॉम्प्लेक्स को तोड़ता नजर आया और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी लगातार माइक के जरिए दिशा निर्देश देते दिखे। इसको बीच में से गिराओ। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक कॉम्प्लेक्स को भूमाफिया संजय सिंगला ने बिना नक्शा पास करवाए बनाया था, जिसमें भूमाफिया ने 25 बड़ी बड़ी दुकानें बना रखी थी। इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। भूमाफिया संजय सिंगला के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है और वो इस वक्त जेल में बंद है। नागपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन कॉल किया गया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय पर सुबह करीब 11:30 बजे एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले आदमी ने नितिन गडकरी को जान से मारे जाने की धमकी दी।
पहले फोन कॉल के करीब 10 मिनट बाद दोबारा फोन आया और इस बार भी फोन करने वाले आदमी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत नितिन गडकरी के कार्यालय की तरफ से नागपुर पुलिस से की गई। जो उनकी रेगुलर सुरक्षा है उसमें बढ़ोतरी की है, जो जहाँ के प्रोग्राम है वहाँ के भी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी की है। धमकी आने के बाद नागपुर पुलिस ने नितिन गडकरी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जांच में जुट गई। आरोपी कॉलर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने भी पुष्टि की है कि अज्ञात कॉलर ने 10 मिनट के अंदर 2 बार कॉल करके धमकी दी। उधर दिल्ली के राजौरी गार्डन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली विवाद में एक कार सवार ने हरविंदर कोहली नाम के आदमी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो बोनट पर गिर गए। फिर वो कार सवार आरोपी उन्हें बोनट पर लटका कर सड़क पर कार को दौड़ाता रहा और वो बोनट पर लटके हरविंदर कोहली समेत अपनी कार को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। बताया गया कि हॉर्न बजाने की बात पर आरोपी कार सवार और एक आदमी के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान हरविंदर कोहली वहां बीच बचाव करने पहुंचे, जिससे कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने पहले तो उन्हें टक्कर मारी, फिर उनके बोनट पर गिरते ही गाड़ी चालू कर दी और उसी हालत में कार को घुमाता रहा। मैंने उसका वाइपर और बोनट पकड़ लिया और वो यहाँ से 70-80 की स्पीड पे मेरे को 400-500 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हरविंदर कोहली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चीन की घुसपैठ की कोशिशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। चेन्नई में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि चीन उत्तरी सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिक भेजकर यथास्थिति को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन मुश्किल हालात में तैनात हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने दिखाया है कि देश किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। जयशंकर ने 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत जरूरी संदेश दिया गया था। On the northern borders, China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. These troops deployed in the thousands safeguard our frontiers in the most extreme terrain and the harshest weather. And it continues to this day. उधर राजस्थान के नागौर में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कुछ लोग बाल बाल बच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अपनी तरफ उस बेकाबू ट्रक को आते हुए देख लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हालांकि वहां खड़ी गाड़ियां ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक पहले तो सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकराया और फिर वो वहां एक पोल से टकरा गया। टक्कर के वक्त उस ट्रक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इन गाड़ियों की हालत से लगाया जा सकता है। किसी गाड़ी के आगे वाला हिस्सा टक्कर से टूट गया तो किसी गाड़ी का पिछला हिस्सा बर्बाद हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रक में कोई मौजूद नहीं था और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था और आके यहाँ 2-3 गाड़ियाँ थी उसके टक्कर मारती थी। बताया गया कि तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूद गया और ट्रक करीब 200 मीटर तक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता रहा। और आज की एक बड़ी खबर बता दें आपको, आज देश सेना दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और जांबाज जवानों को सम्मानित भी किया गया है। 75वें सेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और सेना और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। बेंगलुरु में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि जवानों को सम्मानित किया गया और इसके पहले सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी भी ली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर सेना दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं सेना के जवानों को और उनके परिवारों को। तो पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर कहीं इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बेंगलुरु में इस कार्यक्रम का आयोजन 75वें सेना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद है कि बाकी लोगों को भी इससे जोड़ा जा सके, प्रेरित किया जा सके और ऐसे में सेना के शौर्य को सलाम करने का आज दिन है। तो उन तमाम शहीदों को याद भी किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया गया। 3 तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। सेना दिवस का आयोजन चल रहा है और इस कार्यक्रम से जुड़ी 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। बेंगलुरु में ये कार्यक्रम, साथ ही साथ यहाँ पर जो जांबाज सैनिक है उन्हें सम्मानित भी किया गया। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देश किस तरीके से अपनी सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद कर रहा है। आज का दिन सेना के जांबाज
जवानों को याद करने का दिन है, उन्हें सम्मानित करने का दिन है। और इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम से। ये सीधी तस्वीर 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिकों को सम्मान तो दिया ही जा रहा है, सेना दिवस की शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए दी हैं। और मनोज पांडे भी वहां पर मौजूद हैं, सेना प्रमुख, जिन्होंने परेड की सलामी भी ली और तमाम जांबाज सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं उन्होंने दी। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में प्रसिद्ध खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में मेले की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री की नजर होती है। देर रात सीएम योगी ने मेला परिसर में तैयारियों का निरीक्षण किया, एक व्यवस्था देखी और व्यवस्था की बेहतरी के लिए जरूरी निर्देश दिए। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दादर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए एक महिला फिसल कर गिर गई और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। तभी वहां मौजूद आरपीएफ के 2 जवानों की नजर उस महिला पर पड़ी और वो फौरन उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे। फिर उन्होंने उस महिला को अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें उनकी मदद दादर स्टेशन पर खड़े दूसरे यात्रियों ने भी की, जिससे उस महिला की जान बच गई। वहीं ये घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की नई सौगात देंगे, जो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम को जोड़ेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी और करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी, जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगी, जो राजमुंद्री, विजयवाड़ा, खम्मम और वारंगल से गुजरते हुए विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश में इस वक्त कहां-कहां चल रही है। आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका परिचालन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नई दिल्ली से श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक भी ये ट्रेन जो है वो चलती है, जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होती है। गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में भी इस ट्रेन का परिचालन होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि स्वदेशी तकनीक से बनाई गई बेहद खूबसूरत ट्रेन है। नई दिल्ली से ही अंब अंदौरा तक भी ये ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो चलाई जाती है। साथ ही साथ चेन्नई से मैसूर के बीच में भी इस ट्रेन का परिचालन होता है। और आपको बता दें कि नागपुर से बिलासपुर के बीच में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलती है। और आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर चुनाव आयोग के साथ चर्चा से पहले विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने रिमोट वोटिंग मशीन पर ऐतराज जताया है। दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल होंगे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर सकते हैं। दरअसल कल
चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को एक बैठक के लिए बुलाया है। उससे पहले आज तमाम विपक्षी दल आपस में चर्चा करेंगे। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।